हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 तक का जो चैप्टर है हम लोग का फिनिश हो चुका था। अब बोले थे कि चैप्टर फिनिश होगा तो एमसीक्यू जैसे कि हर एक चैप्टर में देते हैं, तो इसका भी एमसीक्यू देंगे। और आज स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन सारा का सारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लें। अभी चैप्टर फिनिश किए तो ही पढ़ लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन के समय रिवीजन करा कर उसको भी ऑब्जेक्टिव अलग से देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है सारा का सारा। और रिवीजन वगैरह तो एक एक वीडियो का चैप्टर सब पढ़ाया हुआ है, कर लीजिए खुद से। बाकी एमसीक्यू और देंगे, एग्जाम जब निकट आएगा ना तो और देंगे। अभी बस क्या चैप्टर जो पढ़े उसको रिकॉल कर लीजिए एमसीक्यू के जरिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक पीडीएफ में नहीं होंगे तो उसको यहाँ से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अगर बुक वगैरह पढ़े होंगे तो और अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं, ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म करने का मतलब लैंड रिफॉर्म। जैसे कि यहाँ पर लैंड रिफॉर्म में आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में होता है ना, तो सब बताए थे। तो टेनेंसी रिफॉर्म कौन होता है, जिसमें कि हम लोग किराए पर लेके दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं। तो दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं, अब टेनेंट्स हो गए। तो कौन यहाँ पर जो है, अब जो मेजर जो वाज नॉट ए पार्ट ऑफ टेनेंसी, कौन नहीं यहाँ पर नहीं है पार्ट। तो आपका फिक्सेशन ऑफ लैंड सेलिंग, अगर लैंड सेलिंग का बात करें तो ये आपका टेनेंस के लिए नहीं था, यह किसके लिए था, जमींदार के लिए था। कि जो जमींदार है वो कम से कम इतना ही लैंड को अपने हाथ में रखेंगे, अप्रोक्स मैक्सिमम आप 15 एकड़ तक था। ज़्यादा परिवार में 4-5 को फैमिली है तब, और नहीं तो अगर सिंगल एक इंडिविजुअल है तो 200 स्क्वायर मीटर या कुछ ऐसे करके था। तो मैंने फिक्स लैंड कर दिया था, एरिया में आपको कितना ही रहेगा। रेगुलेशन ऑफ रेंट, तो रेंट वगैरह रेगुलेशन तो इन लोग में आएगा। ऑनरशिप ऑफ राइट ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट्स को ज़मीन भी दिया गया था। सॉरी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो ज़मीन लेकर सब टेनेंट्स में बांटा गया था। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में ज़मीन नहीं रहेंगे। और सिक्योरिटी ऑफ टेनर को सिक्योरिटी भी दिया गया था ज़मीन पे जो काम कर रहे थे। तो सभी कुछ यहाँ पर है, लेकिन आप लोग का एक जो फर्स्ट दिख रहा है ऑप्शन, ये गलत दिख रहा है, क्योंकि आपका लैंड लॉर्ड के लिए था, न कि टेनेंट्स के लिए था। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म वाला, फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म वगैरह सब कुछ इसी में था ना बेस्ट। तो सबसे मेन आपका था लैंड लॉर्ड, यानी कि जो जमींदारी सिस्टम वगैरह किया गया था वो सब लैंड रिफॉर्म में आता है अधिकतर चीज़। तो बस हम लोग को याद रखना है कि ऑप्शन में आंसर कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो सेलिंग वाला जहाँ भी देखिएगा तो टेनेंट्स में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए सेकंड देख लीजिए थोड़ा सा इसको। चलिए सेकंड आंसर देखने से पहले पहले क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वाज नॉट रिजर्व फॉर गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1957। कौन सा यहाँ पर इंडस्ट्री आपका रिजर्व नहीं था इस पॉलिसी के तहत। तो आपका आयरन स्टील, ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में था, क्योंकि आयरन स्टील कंपनी टाटा के 1907 में, जानते हैं इसके बारे में। ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। एटॉमिक एनर्जी तो आज भी गवर्नमेंट के पास है, रेलवे आज भी है। तो यहाँ पर आपका आयरन स्टील नहीं होगा, क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर का था। तो कुछ कुछ जो शेड्यूल थर्ड में था वो प्राइवेट के हाथ में दे दिया था ना कुछ, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए, द मोटिव बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म लाने का क्या उद्देश्य था। सेल्फ सुफिशियंट इन द फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में हम लोग सेल्फ सुफिशियंट यानी खुद से प्रोडक्शन कर पाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इक्विटी ने एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो हमें तो लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन देख लेते थोड़ा सा। सी ठीक है, इक्विटी ने एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में समानता, किसी के पास ज़्यादा लैंड है किसी के पास कम लैंड है, तो ऐसा ना हो, सभी को लैंड बराबर बांटा जाए, सभी को रेंट वगैरह फिक्स किया जाए इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोग को समानता लाना था। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म उसी को तो सारा पार्ट है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को तो बांटते थे। पहला आपका जो लैंड रिफॉर्म है जिसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहा जाता है, तो लैंड रिफॉर्म इसी का पार्ट हो गया। फिर आपका क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो भी तो एग्रीकल्चर में ही। थर्ड था ना, थर्ड क्या था आपका, एक और था जो नॉर्मल या सिंपल रिफॉर्म, जिसमें कि सब्सिडी वगैरह की बात किया गया, कल बताए थे, सब चैप्टर को रिकॉल कर लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म भी आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म का पार्ट था, और इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किसके लिए, आपका इक्विटी इन एग्रीकल्चर को लाने या करने के लिए। तो क्या करना है, सारे क्वेश्चन को लिख के ऑप्शन के साथ, और जो मेन आंसर होगा इसको लिख के याद कर लेना है। याद करने से क्या होगा, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देख लीजिए फोर्थ, व्हेन वाज द नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड, कल पढ़ाते वक्त बताए थे, नोट्स में तो नहीं था लेकिन फिर भी बताए थे कब आया था 2015। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा।
आई थिंक लैंड सेलिंग रेफर्स टू, लैंड सेलिंग का मतलब क्या, लैंड सेलिंग का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट टर्म है, एक सेकंड, तो एग्जाम में आता है, कभी पूछता है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा ना, तो क्वेश्चन बनाकर पूछेगा। एक सेकंड, पेंसिल नहीं आ पा रहा है, आ गया, चलिए। तो द लैंड सेलिंग मतलब क्या होता है, फिक्सिंग रूरल लैंड होल्डिंग एट द एग्जिस्टिंग लेवल, जिस लेवल पे अभी काम कर रहे हो तो उतना ही लैंड को आपको बांध दिया जाएगा, इतना ही रखना है, ठीक है, रूरल जिसके गांव देहात में जितने हार्ड है। फिक्सेशन ऑफ क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल का हाथ में फिक्स लैंड, क्वांटम ऑफ लैंड का मतलब कि फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड को फिक्स किया जाएगा। फिक्सेशन ऑफ अर्बन लैंड होल्डिंग एट द एग्जिस्टिंग लेवल, जितना लेवल पे आप शहर में जिस लैंड पे काम कर रहे हैं उतना ही लैंड को फिक्स कर दिया जाए। या फिर फिक्सेशन और लैंड एरिया फॉर इरिगेशन पर्पस। तो यहाँ पर आपको लोग का आंसर मिल चुका होगा, कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड बेस्ट होगा, यहाँ पर देख लीजिए, बी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। एंड 6 नंबर देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी द रिसोर्सेज owned privately the main objective behind the economic activity profit मैक्सिमाइजेशन। देखिए जो टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया था उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन सा इकोनॉमी का जो टाइप होगा जिसमें रिसोर्सेज, जो सारा का सारा रिसोर्सेज किसके मालिकाना हक में होगा, प्राइवेट व्यक्ति इंडिविजुअल के हाथ में होगा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कौन सा इसमें जो इकोनॉमी होगा, कैपिटलिस्ट होगा, सोशलिस्ट होगा, मिक्स्ड होगा, या फिर ग्लोबल होगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटलिस्ट होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर हम लोग करेक्ट क्या होता। चलिए, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद में पैसा कमा रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग आउट वेरियस इकोनॉमी एक्टिविटी। अलग अलग इकोनॉमी एक्टिविटी करने का मेन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और इकोनॉमी एक्टिविटी उसको बोलते हैं जिससे हम लोग को मनी अर्न करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। इसमें आपका प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आता है। तो उसका हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, पब्लिक वेलफेयर, कंपटीशन या फिर इक्विटी। तो अब अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग होता है। आपका कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट देखा जाएगा, सोशलिस्ट में पब्लिक वेलफेयर, कंपटीशन तो ठीक, इक्विटी तो हम आई थिंक इक्विटी देख लेते हैं, यहाँ पर सब सही में समानता नहीं, पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर कब, पब्लिक वेलफेयर हम लोग कब करते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है हम लोग को सोशलिस्ट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग आउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए, तो आधा ठीक है, यहाँ पर अच्छा है, कोई दिक्कत वैसा है नहीं, क्योंकि अगर स्पेशली रूप से पूछ देता कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो प्राइवेट पब्लिक वेलफेयर होता है सोशलिस्ट में, तो इकोनॉमी वैसे नहीं बांटा है, ओवरऑल पूछ दिया, तो ओवरऑल हम लोग वेलफेयर की बात ही करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में भी पैसा लेन देन हो रहा है तो वेलफेयर ही देखा जाता है, ठीक है ना। तो स्पेशली नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर क्या बोलते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव कैरिंग और वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आप पब्लिक वेलफेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट भी था। अच्छा, कंपटीशन, इक्विटी, यहाँ पर हमको डाउट हो रहा है, अगर इकोनॉमी डिफाइन नहीं किया इसीलिए, तो ऐसे कंपटीशन तो होगा नहीं, कंपटीशन करने के लिए तो काम करता नहीं। इक्विटी, समानता लाने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्टिविटी से अपने अपना प्रॉफिट देखता है, लेकिन यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई थिंक इकोनॉमी नहीं है तो प्रॉफिट भी तो हम डाल सकते हैं थे कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में पब्लिक वेलफेयर होता है, तो कोई यहाँ पर डिफाइन करना चाहिए था क्वेश्चन में थोड़ा सा जो भी होता है, लेकिन इकोनॉमी एक्टिविटी ज़्यादातर हम लोग अपने वेलफेयर के लिए करते हैं, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत वैसा है नहीं। चलिए, वेन वाज द नेशनल, क्योंकि इकोनॉमी एक्टिविटी जो बता दी प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ, वेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC सेट अप हैज एन एडजंट टू प्लानिंग कमीशन। एडजंट टू प्लानिंग कमीशन का मतलब प्लानिंग कमीशन का सहयोग करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो कब किया गया था, प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था बताइए। तो 1952 में ना, देख लीजिए डेट वगैरह याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था NDC का। What is the needed to provide protection against the natural calamity like floods, droughts, locusts, थंडरस्टॉर्म वगैरह जब आएगा, तूफान वगैरह, बाढ़ वगैरह, तो ये सब के लिए तो कौन सा यहाँ पर जो है हम लोग को प्रोवाइड प्रोटेक्शन करेगा, एग्रीकल्चर नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आएगा, ये कीट पतंगी होता है ना, लोकट्स। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस या फिर HYV। तो क्रॉप इंश्योरेंस जैसे कि हम लोग ह्यूमन इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कुछ भी लॉस होता है तो उसको प्रोटेक्शन हम लोग को पेमेंट मिलता है, तो उसी प्रकार क्रॉप इंश्योरेंस करवा लेंगे तो कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से कुछ नुकसान होता है तो उसका भरपाई सरकार करती है। तो यहाँ पर हम लोग के लिए, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज नीडेड, क्या आवश्यकता होगा, तो आपका क्रॉप इंश्योरेंस का आवश्यकता होगा, क्योंकि ये सब कैलेमिटी वगैरह जब आएगा तो कोई भी लॉस होगा तो हमको वहाँ से रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 10th नंबर देख लीजिए, हाउ मेनी, सारा का सारा इंपॉर्टेंट MCQ है, सारा का सारा, ठीक है ना, तो इसमें से कोई छाटना नहीं, सारे को पढ़ लेना है। हाउ मेनी इंडस्ट्री हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो कल ही बताए थे कि हमेशा पूछता है कि कितने इंडस्ट्री को यहाँ पर बांट देना चाहिए था ना,
पब्लिक सेक्टर में कितने लोग, यानी कि शेड्यूल 1 का बात हो रहा है तो शेड्यूल 1 में 70 थे, तो ये सब याद रखना होगा। पब्लिक, फिर आपका शेड्यूल 2 में पब्लिक प्राइवेट दोनों थे, शेड्यूल 3 में आपका क्या बोलते हैं केवल प्राइवेट था, तो पूछता है उसमें 12 थे सेकंड में, और लास्ट में एक्स्ट्रा में कुछ भी, तो ऐसे करके बांट दिया था। तो याद रखिएगा कि पब्लिक सेक्टर में केवल 17 नंबर थे, तो 17 याद रखना होगा। पब्लिक यानी गवर्नमेंट। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इसको देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में घुमा के दे सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसे हम लोग याद नहीं होगा उसको, तो लिख के याद करना होगा, क्या भराएगा क्या नहीं भराएगा, तो उसको याद करना होगा। तो प्लानिंग कमीशन इंक्लूड्स ऑल स्फीयर ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल एक्टिविटी। तो कौन प्लानिंग कमीशन, तो नेशनल प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, कुछ भी हो सकता है। तो देख लीजिए क्या आंसर होगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कमीशन यानी कि व्यापक रूप से, पूर्ण रूप से जो प्लानिंग कमीशन होगा, इंक्लूड ऑल स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी को यहाँ पर देखा बताता है। ठीक है, इसमें सारे इंक्लूड रहते हैं इकोनॉमिक। चलिए चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मोस्ट पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आ गया कि चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर होते थे, अब तो प्लानिंग कमीशन ही हट गया, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें आपका कंप्रहेंसिव प्लानिंग कमीशन में ऑल स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी सारा इंक्लूड रहता है। ठीक है ना, तो व्यापक ने पूर्ण रूप से जो होता है उसमें, इसमें प्राइम मिनिस्टर हो गया। चलिए आगे देख लीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। एकदम बेस्ट है। तो आर द मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देख लेते क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लोगों का रोजगार पूर्ण रूप से हो और नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, इक्विटेबल सभी को हो। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया था। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे को बताए थे कल। चलिए शॉर्ट टर्म में क्या था, शॉर्ट टर्म में 5 साल के लिए देखते थे कि किस सेक्टर में कितना विकास करना है। फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे था, सेकंड में इंडस्ट्री पे था, कंबाइन, और बाकी सब में आपका ग्रोथ डेवलपमेंट कॉमन था कुछ। कंबाइन विद द सोशल जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। कंबाइन विथ सोशल जस्टिस इज द प्रिंसिपल गोल प्लानिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा आंसर क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब याद करने का टर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइन विथ सोशल जस्टिस, दोनों मिलकर ये द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन का मेन गोल यही था। क्या था कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कंबाइन हो जाए किसके साथ, सोशल जस्टिस, मतलब न्याय भी हो लोगों को, साथ साथ विकास भी हो, दोनों हो। तो यही इसका गोल था प्लानिंग कमीशन का। केवल विकास नहीं, केवल हम लोग ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट भी। तो डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ग्रोथ अलग चीज़ है, दोनों को देखा जाता था, इसीलिए कंबाइन करके। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपका सोशल जस्टिस हो गया, ग्रोथ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दोनों होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल, कुछ भी हो सकता है, समाज में कोई चेंज है नए टेक्नोलॉजी की, तो क्या है सोशल आउटलुक। ठीक है, अच्छा बात है कि समाज में को चेंजिंग किया जाए और नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, इसी को क्या बोलते थे, मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही होता है, तो इसको याद रखिएगा। प्लानिंग इन द इंडिया स्टार्टेड विद ए हैवी रिलायंस ऑन द क्या, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कौन सा सेक्टर प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस। तो जो प्लानिंग हुआ था ज़्यादातर जो मिलाकर क्या बोलते हैं पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट से बातचीत है, पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर रिलायंस मैंने मिलजुल कर काम करना, तो प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विथ हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर पे काफ़ी छूट देकर बातचीत करके यहाँ पे काम किया था। ऐसे इसका एक्यूरेट हिंदी होता है भरोसा विश्वास करना। तो प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विथ हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि वही होगा, उससे मिलकर करना है, उससे बात करके, उससे विश्वास करके स्टार्ट किया गया था, किस पे, पब्लिक सेक्टर पे विश्वास करके। ठीक है, चलिए, जो कि बहुत लॉस हुआ था। फिर 1991 का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लैंड रिफॉर्म, क्योंकि अपने आप को बांध ली था बाहर की इकोनॉमी से, ना बाहर से कोई पैसा आ रहा था ना कंपनी आ रही थी, दिक्कत हो गया था। लैंड रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस टू मेक टिलर द ऑनर ऑफ द लैंड एंड ब्रिंग्स आउट इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, जो भी इक्विटी इन एग्रीकल्चर, जो लैंड रिफॉर्म हुआ था, तो ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है ना, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। इंट्रोड्यूस टू मेक टिलर, जो टिलर थे जो काम करते थे खेतों में, ऑनर ऑफ द लैंड, उनको लैंड का ऑनर बना दिया था। ठीक है, और ब्रिंग्स अबाउट क्या है, इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में समानता लाया गया था लैंड रिफॉर्म के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लैंड रिफॉर्म, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना, बिचौलिया मिडिल मैन इसे को हटाया गया था, बहुत सारे टॉपिक थे इसमें, तो सारे को देख कर याद करना होगा क्या क्या था। चलिए, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट, क्या होगा, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बाहर कंपटीशन से अपने आप को, जो मार्केट जो मेरा था उसको बचाना था, किससे, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। कहने का मतलब कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं बाहर से नहीं मंगवा के कंट्री में प्रोडक्शन करें, तो यहाँ पर क्या भरेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया था इसके पॉलिसी के तहत। ठीक है,
अच्छा ट्रू फॉल्स थोड़ा सा है तो इसको भी देख लीजिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सोच कर बता भी सकते हैं। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन टेक प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट विद द प्रॉफिट मोटिव। अच्छा कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट ट्रू होना चाहिए, ट्रू है, ठीक है। ये यहाँ पे टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग आउटपुट इन मार्केट विद द प्रॉफिट मोटिव से सब कुछ सेलिंग वगैरह करता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा होता है। इसके बाद प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, प्रोडक्शन उसी लिए होता है फॉर सेलिंग द आउटपुट, आउटपुट को सेलिंग करना इन द मार्केट में कैसे, तो यहाँ पर ठीक है। चलिए अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मैनी अदर्स लीडर्स फेवर कैपिटलिस्ट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया कैपिटलिज्म। पूंजीवाद पे इन लोगों ने फेवर किया था आज़ाद होने के बाद, सॉरी तो नहीं, उन लोगों ने मिक्स पे बात किया था, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फॉल्स होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड हैज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, क्या उन्हीं को माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो वो तो नहीं थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग याद रखिएगा, उनको महाबेलनोइस, या उनका प्रोनाउंसिएशन मैं भूल जाता हूँ, महा ने क्या था, थोड़ा सा देखते हैं उनका नाम था महालैनबोसिस, मैंने देखा महालैनबोसिस, तो पीसी महालैनबोसिस पूरा नाम था। उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा था सेकंड प्लानिंग कमीशन में, तो आर्किटेक्ट उन्हीं को माना जाता है, याद रखिएगा। फॉल्स हो गया। लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस टू मेक टीलर्स द ऑनर ऑफ द लैंड, ट्रू होगा, यहाँ पर एकदम ट्रू होगा, ऑनर बना दिया गया था। इसके बाद अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 द कैटेगरी सेकंड इंडस्ट्री ऑफ द सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्लूड्स द इंडस्ट्री ज्वाइंट ऑन एंड कंट्रोलेड बाय द प्राइवेट एंड स्टेट, दोनों, तो ठीक है ट्रू होना चाहिए, सेकंड कैटेगरी में दोनों था, ठीक है ट्रू, प्राइवेट भी क्या बोलते हैं पब्लिक ही। अ quota आर द टैक्स ऑन इम्पोर्टेंट गुड्स विल टैरिफ स्पेसिफाई द नंबर ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोटा और टैरिफ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कोटा क्या होता है, कोटा हम लोग फिक्स कर देते हैं कि इतना कंपनी आएगी, इतना प्रोडक्शन आएगा, इतना गुड्स आएगा, कोटा फिक्स। लेकिन क्या होता है कोटा टैक्स, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर टैक्स होता है टैरिफ, टैरिफ टैक्स होता है कितना टैक्स लेंगे उतना टैक्स नहीं लेंगे, तो टैरिफ टैक्स होता है, कोटा टैक्स नहीं होता है। नंबर ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपॉर्टेंट, इसको कोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, इसको यहाँ लिखने का था, इसको यहाँ तब जाके सही होता, ठीक है, तो गलत लिख दिया थोड़ा सा, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो फॉल्स होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ के इसको मिलाना है सारे को, एक बार खुद से मिलाकर देख भी सकते हैं, देखिएगा मिलाकर, और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर दिखा दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक। एक बार आप वीडियो को रिकॉल या जो भी करके थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए तो डायरेक्ट हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या इसके आंसर के साथ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि और भी काम है बहुत कुछ। चलिए तो लास्ट ये खत्म हो गया, इसके बाद कोई दिक्कत है नहीं, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, MCQ पढ़ लीजिएगा, बेस्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, और MCQ देंगे एग्जामिनेशन के निकट आने में। चलिए तो ठीक था, क्योंकि आप लोग क्लास 12 को सब्जेक्टिव देना होगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसीलिए। चलिए फर्स्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल, ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो प्रॉफिट था। सोशलिस्ट का क्या था, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन कर गए थे क्वेश्चन में। अब प्राइवेट सेक्टर क्या था, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर में ही होता है जो भी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट बाय क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंस स्टार्टेड इन इंडिया, 1952 में लाइसेंस वगैरह का सिस्टम कर दिया था, क्योंकि जो LPG पॉलिसी आगे पढ़िएगा तो ये तो आपका बाद में आया था ना, तो स्टार्टिंग में ही हो गया था। अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग कमीशन, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950 में इसका गठन हुआ था, ठीक है 1950 में, और चेयरमैन वगैरह याद रखिएगा सब कुछ। इस्टेब्लिशमेंट नीति आयोग 2015 में। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आगे पढ़िएगा अगले चैप्टर में, तो आपको 1991 में। और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो 1960 से लेकर 70 के बीच का दशक है, तो 67 से 68 याद रखिएगा, ठीक है। MS स्वामीनाथन द्वारा भारत में लाया गया था। इतना कुछ था, 19-20 मिनट का आप लोग का वीडियो बना, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे दे दिए, ठीक है। एक बार पढ़िए, याद करिए सभी को, लिख के, कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे तो MCQ वगैरह देंगे, और कुछ चैप्टर पॉवर्टी वगैरह बहुत पहले पढ़ा दिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव बच चुका है, तो सारे को देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए एकदम सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए टाइम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है आप लोग को कि जो भी पढ़ाया गया है तो सारे को ऑब्जेक्टिव वगैरह लिख के, ऑब्जेक्टिव सब PDF, सॉरी ऑब्जेक्टिव का PDF मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि
इसमें कुछ कुछ गलत भी रहते हैं और साथ ही साथ लिखने से याद होता है तो लिख के याद करिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव है, तो इतना भी नहीं करिएगा तो दिक्कत है। क्लास 12 का भी ऑब्जेक्टिव नहीं देते हैं तो क्या दिक्कत है। ठीक है, नोट्स वगैरह बाकी टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।